गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योग्राफी की क्लास में आपकी स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी की पहला अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र या ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम भूगोल की बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो भूगोल दो शब्दों से बना है, एक भू और दूसरी शब्द है गोल, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसका अर्थ पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप से है। पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप से, पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप से है। गोलाकार स्वरूप से है। और उसी प्रकार ज्योग्राफी भी दो शब्दों से बना है। किससे? यूनानी भाषा के दो शब्द, ज्योग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ है वर्णन या लेखन। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है वर्णन या लेखन। इस प्रकार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। है ना। इस प्रकार ज्योग्राफी का मतलब हुआ भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का क्या करता है? वर्णन करता है। अब दूसरा जानते हैं भूगोल का जनक। क्या? जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी। तो भूगोल के पहले जनक, भूगोल का पहला जनक यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटास्थनीज को कहा जाता है। किसको? इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज को कहा जाता है। इरेटास्थनीज ने सन 275 ईसा पूर्व में एक पुस्तक प्रकाशित की। उस पुस्तक का क्या नाम था? जियोग्राफिका। तो इरेटास्थनीज अपनी पुस्तक जियोग्राफिका में भूगोल को एक विषय के रूप में व्यवस्थित किया। भूगोल को क्या किया? एक विषय के रूप में व्यवस्थित किया और उसे जियोग्राफिका नाम दिया। और उसे क्या नाम दिया? जियोग्राफिका नाम दिया। इसी कारण से इरेटास्थनीज को भूगोल का शाब्दिक पिता या व्यवस्थित पिता कहा जाता है। तो दूसरा जनक है हिकेटियस। हिकेटियस। भूगोल का दूसरा जनक कौन है? हिकेटियस। हिकेटियस ने 500 ईसा पूर्व में, हिकेटियस ने 500 ईसा पूर्व में भूगोल को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया और उसे विज्ञान का रूप दिया। इसी कारण भूगोल का वैज्ञानिक
पिता या व्यवस्थित पिता कहा जाता है। भूगोल की शाखा, भूगोल की शाखा, शाखा, ये तो सामान्य जानकारी हो गई। भूगोल की क्रिया शाखा है, तो भूगोल की कितनी शाखा है? 2 शाखा है। पहला भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और दूसरी शाखा है मानव भूगोल, मानव भूगोल। हमने पिछली कक्षा 11वीं में भौतिक भूगोल के विषय में अध्ययन किया। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जैव विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, समुद्री विज्ञान, स्थलाकृति विज्ञान, भूगणितीय विज्ञान, भूगर्भित विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब इस वर्ष हमको क्या पढ़ना है? मानव भूगोल पढ़ना है। तो मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल, तो मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल की एक प्रसिद्ध पुस्तक हुई है, उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। और ये पुस्तक कब प्रकाशित थी? 1882 में, 1882 में। और यहीं से ही मानव भूगोल की प्रारंभ माना गया है। ये तो हो गई मानव भूगोल की सामान्य जानकारी। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है ना, एंथ्रोपोजियोग्राफी है। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1882 में प्रकाशित हुई थी। हाँ, अब आगे देखो परिभाषा। तो फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, मानव सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। मानव सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। तो क्या है फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार से मानव भूगोल की परिभाषा? फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव सर्वत्र वातावरण से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का क्या है? योग है। जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। तो फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, मानव सर्वत्र वातावरण से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का क्या है? योग है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। कुमारी एलन चर्चिल शैम्पूल, जो कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की रहने वाली है। क्रियाशील मानव, क्या कहा? क्रियाशील मानव। इसी को चंचल मानव भी कहा जाता है। क्रियाशील मानव और
और गतिशील पृथ्वी ना। एलन कुमारी एलन चर्चिल सैंपल कहते हैं क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी, इसी को अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन, किसको अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, उसने कहा क्रियाशील मानव, चंचल मानव और गतिशील पृथ्वी या अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों को, कि परस्पर परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है जी? मानव भूगोल कहा जाता है। पाल डी लाब्लाश एक फ्रांस की भूगोलवेत्ता हुए, पाल बेडाल्डी लाब्लाश ने कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नई संकल्पना प्रदान करता है। वह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली, वह पृथ्वी को कंट्रोल करने वाली, नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों, पृथ्वी को कंट्रोल करने वाली, नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर रहने वाली जीवों के, वह पृथ्वी को कंट्रोल करने वाली, नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर रहने वाली जीवों के पारस्परिक अंतःसंबंधों का संश्लेषणात्मक या संश्लिष्ट ज्ञान होता है। मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा है, उस विचारधारा का नाम नियतिवाद या निश्चयवाद। तो इस विचारधारा के जनक, इस विचारधारा के जनक, किस विचारधारा के? नियतिवाद विचारधारा के जनक किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। हिप्पोक्रेटस को नियतिवाद विचारधारा के क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब इसके समर्थक विद्वान या हो सकता है नीतिवादी विचारधारा के प्रमुख विद्वान, तो नीतिवाद विचारधारा के प्रमुख विद्वानों में अरस्तु है, कांट है, स्ट्रेबो, रिटर और फ्रेडरिक रेडजेल एवं एलन चर्चिल सैंपल। आदि। तो ये क्या है जी? प्रमुख विद्वान है किस बात की? नियतिवाद विचारधारा के प्रमुख विद्वान कौन कौन है? अरस्तु है, कांट है, स्ट्राबो है, रिटर है, फ्रेडरिक रेडजेल है और एलन चर्चिल सैंपल है। फ्रेडरिक रेडजेल
और एलन चर्चिल को नीतिवाद विचारधारा के कट्टर समर्थक कहा गया है। नीतिवाद विचारधारा के अनुसार मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप पर्यावरण द्वारा, किसके द्वारा? पर्यावरण द्वारा क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो नीतिवाद विचारधारा क्या कहता है? मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप पर्यावरण के द्वारा क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक शक्तियों के सामने प्राकृतिक शक्तियों के सामने मानव तुच्छ एवं मूक दास होते हैं। प्राकृतिक शक्तियों के सामने मानव क्या होता है? तुच्छ होता है। क्या होता है? तुच्छ एवं मूक दास होते हैं। या स्वयं को प्रकृति के अनुसार, स्वयं को क्या है? प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं। या स्वयं को क्या कर लेता है जी? प्रकृति के अनुसार क्या कर लेता है? ढाल लेता है। एक बार फिर से देखिए नीतिवाद विचारधारा। तो नीतिवाद विचारधारा की ये कहता है मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप पर्यावरण द्वारा क्या होता है? प्रभावित होता है। और है ना, प्राकृतिक शक्तियों के सामने मानव तुच्छ एवं क्या होता है? दास होता है। यहां पर कहा गया है मानव को प्रकृति का क्या कहा गया है? दास कहा गया है। या स्वयं को प्रकृति के अनुसार क्या कर लेता है? ढाल लेता है। तो यहाँ पर वर्चस्व किसका होता है? प्रकृति का होता है। तो यहाँ प्रभाव किसका अधिक होता है? प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है ना। जैसे कालाहारी के बुशमैन उसी प्रकार से कांगो के पिग्मी, उसी प्रकार से अरब के बद्दू जन जाति बन जाती। तो इस प्रकार से क्या है? कालाहारी मरुस्थल है, वहां के मुसबैन है जो प्रकृति के दास है, प्रकृति के प्रभाव को सहने के लिए क्या होता है जी? बाध्य होते हैं। उसी प्रकार से कांगो बेसिन है, वहां के पिग्मी लोग हैं जिन पर प्रकृति का प्रभाव है, पड़ता है। प्रकृति के प्रभाव के सामने वो तुच्छ हो जाता है। उसी प्रकार से कहां पर जी? अरब के बद्दू जनजाति के लोग हैं जिन पर प्रकृति की क्या है? प्रभाव स्पष्ट रूप से क्या होता है? दिखाई देता है। संभाववाद विचारधारा, जिस प्रकार से अभी हमने क्या पढ़े थे? नीतिवाद विचारधारा। तो संभाववाद विचारधारा की क्या देखते हैं? जनक। संभाववाद विचारधारा के जनक किसको कहा जाता है?
विडाल डी ला ब्लाश, पॉल विडाल डी ला ब्लाश, पाल डी विडाल पाल विडाल डी ला ब्लाश हुए। दूसरा है जिन ब्रूंस, रसेल स्मिथ, कार्ल सावर, फेवरे और ईसा बोमैन, आदि प्रमुख क्या हुए हैं जी? संभाववादी विचारधारा के प्रमुख विद्वान हुए हैं। एक बार फिर से देख लें, संभाववाद के जनक विडाल डी ला ब्लाश को कहा जाता है ना। संभाववादी प्रमुख क्या है? विद्वान है। पाल डी ला ब्लाश है, ब्रूंस है, रसेल स्मिथ है, कार्ल सावर है, फेवरे है और ईसा बोमैन है। अब देखते हैं विचारधारा। विचारधारा के अनुसार इस विचारधारा के अनुसार संभववादी विचारधारा के अनुसार मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करने में? परिवर्तन करने में समर्थ है। वह इन संभावनाओं का अपनी इच्छानुसार अनुसार वह इन संभावनाओं का अपने इच्छा अनुसार लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। विडाल डी ला ब्लाश कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण है ना, कहता है क्या कहता है? प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है। तो विडाल डी ला ब्लाश कहता है प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इस प्रकार से फिर से समझे संभाववादी विचारधारा क्या चीज है? मनुष्य है, अपनी तकनीकी ज्ञान है, बुद्धि के बल पर प्राकृतिक पर्यावरण में क्या कर सकता है? बदलाव
कर सकता है ना। अर्थात यहाँ पर ठीक उल्टा कहा गया है। जिस प्रकार से नीतिवाद में कहा गया कि मनुष्य प्रकृति का क्या है, दास है, यहाँ पर ठीक उल्टा कहा गया है कि प्रकृति मनुष्य का क्या है, दास है। अर्थात मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, बुद्धि के आधार पर प्रकृति परिवर्तन में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, बदलाव कर सकता है। यही है आपकी संभववादी विचारधारा। विचारधारा देखते हैं, नव निश्चयवाद। इसी को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। रुको और जाओ नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद भी कहा। किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर को क्या कहा जाता है कि नव निश्चयवाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इसने इस विचारधारा को कब दी, 1920 में दी। फिर टेलर के अनुसार ग्रिफिथ टेलर ने मनुष्य पर पड़ने वाले, ग्रिफिथ टेलर ने मनुष्य पर पड़ने वाले प्राकृतिक प्रभावों को क्या किया जाए, स्वीकारा। तो ग्रिफिथ टेलर ने मनुष्य पर पड़ने वाले प्राकृतिक प्रभावों को क्या किया जी, स्वीकारा। परंतु साथ ही यह तर्क दिया कि मनुष्य अपने किसके आधार पर, कौशल के आधार पर, कुशलता के आधार पर, कौशल के आधार पर, कार्य क्षमता के अनुसार पर, कौशल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के आधार पर मनुष्य अपने कौशल है, विज्ञान है एवं किसके, प्रौद्योगिकी विकास के आधार पर प्रकृति का उपयोग अपने अनुसार कर सकता है। तो ग्रिफिथ टेलर ने दोनों को स्वीकारा। किसको स्वीकारा, एक तो निश्चयवाद को भी और संभावनावाद को भी, दोनों को जोड़ा। उसने अपनी परिभाषा में कहा, उसने कहा कि मनुष्य पर पड़ने वाले प्रकृति प्रभावों को उसने क्या किया, स्वीकारा। परंतु उसने भी यह तर्क दिया कि मनुष्य अपनी दक्षता के आधार पर, कुशलता के आधार पर, तकनीकी ज्ञान के आधार पर क्या कर सकता है जी, प्रकृति का अपने अनुसार क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। ये रहा आपका नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा।